किसी का राजनीतिक सफर एक छात्र नेता के तौर पर शुरू हो, फिर वो एक कानूनी लड़ाई जीतकर पूरे राज्य का जातीय नायक बन जाए, फिर एक क्षेत्रीय दल का चेहरा बने और वहां से निकलकर एक राष्ट्रीय पार्टी को पहली बार अपने राज्य में सत्ता दिलाए, मुख्यमंत्री बने और फिर वापस केंद्र में एक बड़ी भूमिका में आ जाए। हाँ, ये किसी फिल्म की कहानी लगती है, पर ये सर्बानंद सोनोवाल का असल राजनीतिक सफर है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो उनके इसी सफर के हर अहम मोड़ को परत दर परत खोलते हैं। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये अलग अलग पड़ाव सिर्फ उनके करियर के माइलस्टोन नहीं थे, बल्कि ये असम की बदलती राजनीति का आईना भी थे। बिल्कुल। हर मोड़ पर उन्होंने जो फैसले लिए, उन्होंने न सिर्फ उनका बल्कि हम कह सकते हैं कि पूरे राज्य का सियासी मिजाज बदला। तो चलिए इस कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां से इस किरदार का उदय हुआ। एक छात्र नेता को जातीय नायक यानी राष्ट्र का नायक जैसा बड़ा खिताब मिलना, ये अपने आप में एक असाधारण बात है। बहुत असाधारण। क्या था ये पूरा मामला जिसने उन्हें असम की राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया? देखिए, इसकी जड़ें जुड़ी हैं ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी ASSU से, जिसके वो 1992 से 1999 तक अध्यक्ष रहे। उस दौर में असम का सबसे बड़ा और भावनात्मक मुद्दा था अवैध प्रवासन का, और इसी से जुड़ा था एक कानून IMDT एक्ट। IMDT एक्ट? जी, अवैध प्रवासी न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारण अधिनियम। सोनोवाल ने इसी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अच्छा, ये IMDT एक्ट, हमारे बहुत से सुनने वाले शायद इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे। स्रोतों में लिखा है कि ये कानून अवैध प्रवासियों की पहचान की प्रक्रिया को बहुत जटिल बनाता था। जी, ये जटिलता असल में थी क्या? यहाँ पर जो बात आकर्षक है वो इसी जटिलता में छिपी है। देखिए, देश के बाकी हिस्सों में फॉरेनर्स एक्ट लागू था, जिसके तहत अगर किसी व्यक्ति पर अवैध प्रवासी होने का शक है तो उसे खुद साबित करना होता है कि वो भारतीय नागरिक है। मतलब सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है। अच्छा, लेकिन असम में लागू IMDT एक्ट इसके ठीक उल्टा था। यहाँ शिकायत करने वाले नागरिक या पुलिस को यह साबित करना होता था कि कोई व्यक्ति अवैध प्रवासी है। ओह, तो यानी एक आम नागरिक को किसी के खिलाफ सबूत जुटाने पड़ते थे, जो कि लगभग नामुमकिन काम है। बिल्कुल, इससे तो पूरी प्रक्रिया ही बेमानी हो जाती थी। इसी एक फर्क ने IMDT एक्ट को लगभग बेअसर बना दिया था। सोनोवाल ने सुप्रीम कोर्ट में यही तर्क दिया कि ये कानून संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। कि असम के लिए एक अलग और कमजोर कानून क्यों? सही, और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा है। जब 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए इस एक्ट को रद्द कर दिया, तो यह सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं थी। नहीं, ये असम के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी भावनात्मक जीत थी। इसने उन्हें एक छात्र नेता से सीधे एक जन नेता का दर्जा दे दिया। बिल्कुल, एक ऐसा चेहरा जिसने वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं कर पा रही थी। उन्होंने मुख्य धारा की चुनावी राजनीति में कदम रखा। शुरुआत की असम गण परिषद यानी AGP से, जी, जो उस वक्त असम की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी थी। और 2001 में वो मुरान सीट से विधायक भी बन गए। हाँ, और ये दिखाता है कि उन्होंने अपनी जमीनी पकड़ को चुनावी सफलता में बदलना सीख लिया था। लेकिन असली धमाका तो 2004 में हुआ, जब उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा। जी, उन्होंने डिब्रूगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता। और ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। उन्होंने कांग्रेस के एक बहुत बड़े और मजबूत नेता पवन सिंह घाटोवर को हराया था, जो उस सीट पर सालों से जीतते आ रहे थे, है ना? बिल्कुल। तो एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता का राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थापित नेता को हराना, ये वाकई उस समय एक बड़ी खबर रही होगी। और इसने उन्हें दिल्ली की राजनीति में भी एक पहचान दी। लेकिन राजनीति में ग्राफ हमेशा सीधा ऊपर नहीं जाता। 2009 में एक झटका लगा। हाँ, 2009 में वो डिब्रूगढ़ सीट पवन सिंह घाटोवर से ही हार गए। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक इस हार के बाद AGP के अंदर पार्टी की दिशा और नेतृत्व को लेकर आंतरिक मतभेद गहरे हो गए। तो ये हार एक तरह का टर्निंग पॉइंट बनी उनके लिए, कह सकते हैं। अक्सर ऐसी हार एक नेता के लिए आत्मंथन का समय होती है। सोनोवाल के लिए भी एक चौराहा था। क्या वो AGP में रहकर संघर्ष करें या कोई नया रास्ता चुने? और उन्होंने एक नया रास्ता चुना। 2011 में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसे स्रोत एक हाई प्रोफाइल कदम कहते हैं, जिसने असम की राजनीति का समीकरण ही बदल दिया। वो भाजपा में शामिल हो गए। ये AGP के लिए तो एक बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बहुत बड़ा। ये सिर्फ एक नेता का पार्टी बदलना नहीं था, ये असम के सबसे बड़े जातीय नायक का क्षेत्रीय राजनीति के दायरे से निकलकर एक राष्ट्रीय पार्टी के मंच पर आना था। और भाजपा, जो उस समय असम में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही थी,
उसे एक ऐसा विश्वसनीय और मजबूत स्थानीय चेहरा मिल गया जिसकी उसे सख्त जरूरत थी, और भाजपा ने भी उनके महत्व को समझने में देर नहीं लगाई। बिल्कुल। आते ही 2012 में उन्हें असम भाजपा का अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन सिर्फ पद देना एक बात है और उस पद का इस्तेमाल करके संगठन को खड़ा करना दूसरी। उन्होंने अध्यक्ष के तौर पर क्या अलग किया? यहाँ एक छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। उन्हें पार्टी को बूथ स्तर पर खड़ा करने का श्रेय दिया जाता है। अच्छा, मतलब ग्रास रूट लेवल पर? जी, इसका मतलब है कि उन्होंने ऊपर से सिर्फ भाषण नहीं दिए, बल्कि गांव-गांव जाकर कार्यकर्ताओं का एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो पहले भाजपा के पास नहीं था। उन्होंने क्षेत्रीय मुद्दों को भाजपा के राष्ट्रीय एजेंडे के साथ जोड़ा। और इस मेहनत का नतीजा भी जल्द ही दिखा। बहुत जल्द 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने असम में शानदार प्रदर्शन किया। सोनोवाल खुद लखीमपुर सीट से जीते और उन्हें मोदी सरकार के पहले मंत्रिमंडल में खेल और युवा मामलों का मंत्री बनाया गया, स्वतंत्र प्रभार के साथ। जी, ये उनके राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित होने का एक स्पष्ट संकेत था। एक छात्र नेता जो कभी असम के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा था, अब वो दिल्ली में बैठकर पूरे देश के लिए नीतियां बना रहा था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अभी आने वाला था। बिल्कुल। तो केंद्र में मंत्री बनने के बाद ये तो तय था कि उनका कद राष्ट्रीय हो चुका है, और भाजपा ने इसी बढ़े हुए कद का इस्तेमाल 2016 के असम चुनाव में एक बड़े दांव के तौर पर किया। पार्टी ने एक परंपरा से हटकर चुनाव से पहले ही उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। ये एक बड़ा जोखिम था। ये एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। देखिए, 15 साल से तरुण गोगोई के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। सही। भाजपा को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो गोगोई के कद को चुनौती दे सके। सोनोवाल की जातीय नायक वाली छवि, उनकी साफ सुथरी प्रतिष्ठा और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी आवाज, इन सब ने मिलकर उन्हें एक आदर्श उम्मीदवार बना दिया। तो ये एक व्यक्ति केंद्रित चुनाव था जिसमें पूरा प्रचार सोनोवाल के चेहरे पर हुआ। जी, और ये दाव काम कर गया। 2016 में भाजपा ने असम में ऐतिहासिक जीत दर्ज की और पहली बार पूर्वोत्तर के किसी बड़े राज्य में अपनी सरकार बनाई। 15 साल का कांग्रेस शासन समाप्त हुआ और सर्बानंद सोनोवाल असम के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल की मुख्य प्राथमिकताएं क्या रहीं? मतलब सबसे पहले उन्होंने क्या किया? उनके कार्यकाल को देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। उन्होंने सबसे पहले उन मुद्दों को हाथ में लिया जो सीधे तौर पर असम की पहचान और स्वाभिमान से जुड़े थे। जैसे? पहला और सबसे बड़ा नारा था भ्रष्टाचार मुक्त असम। उन्होंने आते ही कई बड़े अधिकारियों और नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की, जिससे जनता में एक मजबूत संदेश गया। और दूसरा बड़ा मुद्दा तो जाहिर तौर पर एनआरसी का ही रहा होगा, जो दशकों से असम की राजनीति का केंद्र रहा है। बिल्कुल। एनआरसी यानी नागरिकों का एक रजिस्टर, जिसका मकसद था असम में उन असली भारतीय नागरिकों की पहचान करना जो 24 मार्च 1971 से पहले वहां आकर बस गए थे। और उनके बाद आए अवैध प्रवासियों को अलग करना। जी, ये एक बेहद संवेदनशील और जटिल प्रक्रिया थी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसे आगे बढ़ाना उनकी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था। और इन बड़े राजनीतिक मुद्दों के अलावा विकास के मोर्चा पर भी उनका कोई खास फोकस एरिया था। रिपोर्ट्स में माजुली का जिक्र बार बार आता है, जो उनका अपना विधानसभा क्षेत्र भी था। माजुली, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, उनके लिए सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं था, एक जुनून की तरह था। अच्छा। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक सीएम रहते हुए भी वो अक्सर वहां के छोटे से छोटे प्रोजेक्ट, जैसे किसी स्कूल की दीवार या एक छोटी पुलिया के निर्माण पर भी सीधी नजर रखते थे। वाह। उन्होंने माजुली को जिले का दर्जा दिया और उसे बाकी असम से जोड़ने के लिए एक बड़े पुल के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। ये उनके काम करने के तरीके को दिखाता है, बड़े मुद्दों के साथ साथ जमीनी विकास पर भी पकड़। तो एक सफल कार्यकाल के बाद 2021 में भाजपा फिर से चुनाव जीत गए। जाहिर तौर पर सबको यही लगा होगा कि सोनोवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन पार्टी ने सबको चौंका दिया। हाँ, ये भारतीय राजनीति का एक दुर्लभ उदाहरण है। 2021 तक पार्टी के अंदर एक और पावर सेंटर बहुत मजबूत हो चुका था, हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे। जी, और जिन्हें पूरे नॉर्थ ईस्ट में भाजपा का चाणक्य माना जाता था। पार्टी ने एक मुश्किल लेकिन रणनीतिक फैसला लिया। एक सफल और लोकप्रिय मुख्यमंत्री को बड़ी जिम्मेदारी के साथ केंद्र में वापस बुला लिया गया और राज्य की कमान दूसरे मजबूत नेता को सौंप दी गई। हाँ, ताकि दोनों की क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल हो सके। और केंद्र में भी उन्हें कोई छोटी मोटी भूमिका नहीं मिली। आज वो बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं। साथ ही आयुष मंत्रालय भी उनके पास है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो उनकी मौजूदा भूमिका देश के बुनियादी ढांचे को बदलने वाली है। उदाहरण के लिए भारतीय बंदरगाह विधेयक, जिसे 2025 तक पारित कराने का लक्ष्य है, उसमें उनकी भूमिका बहुत अहम है।
इस बिल का मकसद सिर्फ बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना नहीं है। तो फिर इसका असली मकसद क्या है? इसका एक बड़ा मकसद है राज्यों के मैरीटाइम बोर्ड्स को ज्यादा अधिकार देना, ताकि वो अपने बंदरगाहों से जुड़े फैसले तेजी से ले सकें और पूरे देश के लिए एक जैसी गाइडलाइन बने। अच्छा। अभी तक जो 1908 का यानी अंग्रेजों के जमाने का कानून चल रहा था, उसमें सारे बड़े फैसले केंद्र के पास अटके रहते थे। ये बिल उस औपनिवेशिक विरासत को बदलकर पूरे समुद्री क्षेत्र को एक नई रफ्तार देने की कोशिश है। तो ये दिखाता है कि सोनोवाल आज भी बड़े नीतिगत सुधारों के केंद्र में है। जी बिल्कुल। तो इस पूरे सफर को अगर हम समेटें, एक छात्र नेता जिसने कानूनी लड़ाई से जातीय नायक का दर्जा हासिल किया, फिर एक क्षेत्रीय पार्टी का चेहरा बना, उसके बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के जरिए राज्य का नेतृत्व किया, और अब राष्ट्रीय स्तर पर देश के बुनियादी ढांचे से जुड़े इतने अहम मंत्रालय संभाल रहा है। ये राजनीतिक लचीलेपन, धैर्य और विकास की एक असाधारण कहानी है। निश्चित रूप से उनका सफर असम की क्षेत्रीय राजनीति की आकांक्षाओं से लेकर एक राष्ट्रीय दल के ढांचे में ढलने और फिर केंद्र में एक प्रशासक की भूमिका निभाने तक की क्षमता को दिखाता है। एक तरह से उनका करियर पिछले 2-3 दशकों में असम की बदलती राजनीतिक तस्वीर का प्रतीक है, जहां क्षेत्रीय पहचान के मुद्दे अब राष्ट्रीय राजनीति के साथ मिलकर एक नया रूप ले रहे हैं। ये एक बहुत दिलचस्प अवलोकन है। सोनोवाल के शुरुआती राजनीतिक जीवन का पूरा केंद्र असम की पहचान से जुड़े मुद्दे थे, अवैध प्रवासन, भूमि अधिकार, जबकि उनकी वर्तमान भूमिका पूरी तरह से राष्ट्रीय नीतियों पर केंद्रित है, जैसे बंदरगाहों और जलमार्गों का आधुनिकीकरण। सही। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है जिस पर हमारे सुनने वाले सोच सकते हैं। एक नेता जिसकी जड़ें क्षेत्रीय पहचान और जमीनी मुद्दों में इतनी गहरी हों, वो जब राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां बनाता है तो उसका नजरिया कैसे अलग होता होगा? ये सोचने वाली बात है। क्षेत्रीय मुद्दों पर उनकी शुरुआती पकड़ राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को निभाने के उनके तरीके को किस तरह प्रभावित करती होगी, खासकर उन क्षेत्रों में जो पूर्वोत्तर के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि जलमार्ग। क्या उनका क्षेत्रीय अनुभव उनकी राष्ट्रीय नीतियों को एक ज्यादा संवेदनशील और प्रभावी बनाता है? बिल्कुल, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। অসম সংবাদ, আপোনাৰ মঞ্চ, আপোনাৰ কণ্ঠ।